नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आज मैं डिस्कशन करूंगा इंडिया के एक पॉपुलर प्राइवेट बैंक के बारे में, जिसका नाम सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, जिसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं नाम इसीलिए दिखा दिया क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बैंक के बारे में बहुत सारी चीज पता है। तो मुझे लगता है आपको इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंस इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा तो जरूर मिलेगा। अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो ही मिलेगा। अगर आप पहले ही एग्जिट करना चाहते हैं तो वीडियो से एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू डे से देखा जाए तो कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर सेलिंग परफॉर्मेंस देखने को मिला। अगर मैं इस कंपनी के टॉप लेवल से अगर करंट लेवल तक भी देखूं तो ऑलमोस्ट 33% का क्रैश हो चुके हैं। अगर लो लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 40% तक क्रैश हो मतलब पहले हो गया था। तो ओवरऑल 40% किसी भी कंपनी के ऊपर क्रैश होना, और वो भी बैंकिंग कंपनीज के ऊपर, तो ऐसा क्या हो चुके हैं इस बैंक के अंदर जिसके कारण इतना बड़ा क्रैश हुआ है? क्या वो फिर से क्या रिकवरी कर सकते हैं? मेरा क्या स्ट्रेटजीज है, सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले मैं कंपनीज के डिटेल्स के बारे में चर्चा करूंगा। उससे पहले एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूं। देखिए, जितने सारे ओवरऑल जितने सारे प्राइवेट बैंक है, वो बेसिकली प्राइवेट बैंक जितने सारे हैं, उस प्राइवेट बैंक के अंडर में अगर मैं आईडीएफसी बैंक को देखूं तो ओवरऑल इसका रैंकिंग 8 नंबर रैंकिंग में है। और इम्पोर्टेंस पॉइंट यही है कि निफ्टी 500 जो मिड कैप कंपनी है, इसके अंदर इस आईडीएफसी बैंक का, सॉरी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नाम भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 के अंदर भी दिखेगा। निफ्टी मिड कैप 100 के अंदर भी इसका नाम दिखेगा। बीएससी 250 लार्ज कैप मिड कैप के अंदर दिखेगा। मतलब कंपनी हर इंडेक्स के अंदर है, और इस इंडेक्स के अंदर होने का मतलब है कि कंपनी के ऊपर एक स्टेबिलिटी है। और कितना स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी है मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, कहने पे तो कंपनी के ऊपर लगातार एक प्रेशराइज है, उसके पीछे मेनली रीजन है कंपनी का एनपीए। अभी एनपीए होता क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब होते हैं, एक सिंपल से एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। मान के चलिए, मेरे पास 100 रुपया था। इस 100 रुपये को मैंने क्या किया, दो व्यक्ति को लोन के हिसाब से दिया, 50-50 करके। और मैंने कहा कि जब तुम लोग मुझे रिटर्न करोगे तो 5 रुपये एक्स्ट्रा करके देना। मतलब 50 रुपया आपको दिया, और 5 रुपये देने के बाद मुझे कितना मिलेगा? 55, और एक दोस्तों के पास से 55। तो कुल मिलाकर 110 रुपया मेरा हो जाएगा। मतलब मैंने 100 रुपया इन्वेस्ट किया था, और 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से 110 रुपया मुझे मिलेगा। मगर यहाँ पे हुआ कुछ उल्टा। एक दोस्तों ने तो वो 55 रुपया वापस कर दिया, और दूसरे दोस्त ने वापस करने से पहले वो बताया कि मेरे जो बिजनेस है वो बंद हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। मेरे पास 50 रुपया नहीं होगा, मेरे पास 40 रुपया ही पेमेंट करने के लिए है, उससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। तो 40 रुपया दिया। सोचिए, एक लोग 55 दिया और दूसरा व्यक्ति 40 रुपया दिया। इसका मतलब टोटल कितना मिला? टोटल मिला 95। मेरा पैसा कितना था? 100। तो ये जो बाकी पैसा मिला नहीं, तो वही पैसा मेरे लिए क्या बन जाएगा? एनपीए बन जाएगा। मतलब मेरे लिए वो पैसा और नहीं उठा पाएंगे, तो इसको एनपीए के हिसाब से दिखाना पड़ेगा। तो बैंक इसी एनपीए से बहुत ज्यादा खतरे में चले जाते हैं। अभी इस कंपनी की एनपीए कितना है, बोलो, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो एनपीए के हिसाब से बात करूं तो करंटली जो एनपीए है वो 0.6 के आसपास है। जो पहले कितना था? 0.86, उससे पहले 1.53, एंड उससे पहले 1.86। मतलब एनपी जो है वो बहुत ज्यादा था, वो धीरे धीरे करके यहाँ पे कम हो चुके हैं। अभी कम कितना हुआ, और फाइनली अभी करंटली क्या हालत है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखिए, मैं अगर क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर जाऊं तो ध्यान से देखना इस चीजों को, क्योंकि यहाँ से ही कंपनी का गिरने का जो मेन कारण है वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखिए, रिजर्व में, सॉरी, क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखूं तो मैं एक बार आपको क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। देखिए, रेवेन्यूज में कंटिन्यूसली एक डेटा पॉजिटिव देखने को मिला। कोई भी एक क्वार्टर ऐसे नहीं दिखा कि जहां पे कंपनी का रिजल्ट खराब हुआ। तो अच्छा खासा इस बार भी सेल आया। और इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट भी कंपनी पेमेंट किया, क्योंकि लोन जितना लिया था उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी के जो हाथ में प्रॉफिट आया, सीधा सीधा आप देख सकते हैं, 111 से 565 बना था। उसके बाद 747 बना था। आज कितना है? सिर्फ 212 करोड़। तो क्वेश्चन मार्क ये है कि 212 करोड़ क्यों? ऐसा क्या हो गया कंपनी का? इतने दिनों से जो अच्छा खासा काम कर रहे थे, अचानक ऐसे क्या हो गया? देखिए, इसको समझने के लिए कंपनी के ऊपर एक चीजों को समझना पड़ेगा। देखिए,
लोन दो तरीके से दिया जाता है। एक देखिए लोन दो तरीके से दिया जाता है, एक सिक्योर लोन एंड दूसरा है अनसिक्योर लोन। अभी यहाँ पे अनसिक्योर लोन वो क्या होते हैं और सिक्योर लोन क्या होते हैं? सिक्योर लोन का मतलब होता है, मान के चलिए आप 1 लाख रुपया लोन लेने के लिए बैंक के पास गया, तो बैंक वाला ने आपको बोला कि कोई भी चीज आपको गिरवी रखना पड़ेगा, चाहे आपको घर का कागजात हो, चाहे आपका कोई एसेट हो, चाहे कोई ज्वेलरी हो, चाहे कोई शेयर्स हो, उसको गिरवी रखकर आप 1 लाख रुपया लोन के हिसाब से लेके जाइए। तो अगर वो लोन कम वो व्यक्ति डिफॉल्ट भी कर दे, तो उसका जो एसेट गिरवी है तो उसको बैंक बेचकर वो पैसा निकल लेंगे, तो उसको कहा जाता है सिक्योर लोन। और अनसिक्योर लोन कौन सा है? मान के चलिए बैंक ने कुछ ऐसे व्यक्ति को लोन दे दिया कुछ सिक्योर ना रखकर, मतलब कुछ एसेट गिरवी ना रखकर। कल अगर वो लोग भाग गए, वो लोग लोन देने के लिए सक्षम ना हुए, तो बैंक का तो वो लॉस है। तो हुआ हुआ क्या था, आईडीएफसी बैंक का ज्यादा से ज्यादा अनसिक्योर लोन के ऊपर बिजनेस हो रहा था। मतलब वो ऐसे लोगों को लोन दे रहे थे जो लोग मतलब बिना सिक्योरिटीज के माध्यम से लोन दे रहे थे। मगर ऐसे नहीं कि बैंक ने लोन नहीं उठा पाया, अच्छा खासा लोन उठाया, अनसिक्योर लोन के हिसाब से भी वो अच्छा खासा लोन उठाया, क्योंकि गांव गांव में जाकर छोटे छोटे बिजनेस लोगों को लोन दिया और उसको एक ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप को मतलब पूरा का पूरा पैसा दे दिया और वहां से पैसा वो पा रहे थे। उसके लिए कोई भी सिक्योर मतलब चीज नहीं गिरवी रखे थे। तो इसीलिए दिक्कत यहाँ पे आया अनसिक्योर लोन में। सिक्योर लोन में तो ठीक ठाक था, अनसिक्योर लोन में दिक्कत यही आया कि बैंक ने पैसा तो टाइम टू टाइम उठाया, मगर आरबीआई ने रूल्स को चेंज कर दिया। आरबीआई ने रूल्स चेंज करके कहा कि अभी कोई भी बैंक अनसिक्योर लोन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट होने का चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए वो सिक्योर लोन ही दे पाएगा। और जब से इस तरीके से न्यूज आया, तब से ये जो अनसिक्योर लोन इतने दिनों से बैंक दे रहा था अच्छा खासा, जहाँ पे इंटरेस्ट कमा रहे थे, वो तो बंद हो गया। क्योंकि देखिए गांव में अगर एक ग्रुप को लोन देना है तो ग्रुप कौन सा एसेट गिरवी रखेंगे, ये बात भी आपको समझना पड़ेगा। और यही एक कारण है, यही एक वजह है जिसके कारण कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे ना के बराबर आ चुके हैं। तो चीजों को पहले समझना पड़ेगा। हम लोग यही सोचते हैं कि चलो इस बार कंपनी का सेल्स प्रॉफिट खराब हो गया, कंपनी बेकार हो गया, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। कंपनी में कितना दम है, चलो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर मैं इस कंपनी के डेटा दिखा दूं, तो एक बार चलो वो डेटा भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, आप ध्यान से देखना। देखिए कंपनी का कासा रेशियो कितना है, 47। जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक का कासा रेशियो है, उसी के आसपास उसी से भी ज्यादा इसका कासा रेशियो है। मतलब बैंक के अंदर लोग भर भर के पैसा रखना चाहते हैं। मैं एक डेटा पॉइंट के हिसाब से और भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए कस्टमर डिपॉजिट कासा रेशियो का मतलब क्या है? सीए का मतलब है करेंट अकाउंट, सेविंग का एसए का मतलब है सेविंग अकाउंट। करंट एंड सेविंग अकाउंट में जितना पैसा बैंक के हाथ में आएगा, उतना ही कम इंटरेस्ट में उसको पैसा मिल जाएगा। तो कम इंटरेस्ट से पैसा मिला और उसको मैं ज्यादा इंटरेस्ट से लोगों को लोन दूंगा, तो फायदा तो मेरा ही होगा। अगर मुझे मार्केट से ही ज्यादा पैसा देकर पैसा उठाना पड़ रहा है, तो मेरा तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा, मेरा तो मतलब प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो कासा रेशियो जिस बैंक के पास ज्यादा होगा, उस बैंक उतना फायदा कमा पाएंगे। तो देखिए कासा रेशियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से कस्टमर डिपॉजिट बढ़ रहा है, हर साल इसका डिपॉजिट बढ़ रहा है और 6.6% के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कासा रेशियो डिपॉजिट जो है, तो वो देखिए कितना अलग लेवल का 11% के हिसाब से कासा रेशियो ग्रोथ हुआ लास्ट क्वार्टर्स में। तो कितना शानदार ग्रोथ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के अंदर क्या गड़बड़ी चल रहा है, बिल्कुल गड़बड़ी नहीं है। सिर्फ आरबीआई ने एक रूल्स चेंज किया, उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर थोड़ा सा हालत खराब हो गया। क्या बैंक यहाँ से खड़ा नहीं हो पाएंगे? बिल्कुल खड़ा हो पाएगा। जिस तरीके से बैंक फटाफट पैसा कमा रहे थे, वो थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, क्योंकि वही लोगों को वो लोन दे पाएंगे जो कुछ एसेट गिरवी रख पाएंगे। तो यहाँ पे रूल्स थोड़ा सा चेंज हुआ, तो इसके लिए बैंक को थोड़ा सा टाइम लगेगा सारी चीजों को रिकवरी करने में। क्योंकि यहाँ पे जो डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस डेटा से क्लियर कट आपको पता चल चुके हैं कि कंपनी का कासा रेशियो बढ़ रहा है, इसका मतलब डिपॉजिट बहुत आ रहा है। डिपॉजिट जितना आएगा उतना ही बैंक के लिए खासियत पॉइंट होगा, उतना ही वो लोन दूसरों को दे पाएंगे। और एक पॉइंट्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज एक लाइक कर देना, क्योंकि इतने सारे डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ, बहुत सारे मेहनत लगता है। तो आपका सिर्फ एक ही चीज करना है, लाइक करना है और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना है, क्योंकि हर किसी को पता चले ये सारे पॉइंट्स को, उसको देख कर सीख कर काम कर पाए। क्योंकि मेरा मकसद यही है कि हर किसी को मैं सिखा पाऊँ, मेरे इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर कर पाऊँ। देखिए मैं सब कुछ जानता नहीं हूँ, मुझे भी आप लोगों को सीखना है। अगर मुझे भी कोई गलती हुआ है
कुछ गलत मैंने बता दिया तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। उसके ऊपर मैं डीपली रिसर्च जरूर करूंगा। तो मैं थैंकफुल रहूंगा उस व्यक्ति के ऊपर जो मुझे कमेंट्स करेंगे। और आप मुझे कमेंट्स करके ये भी भेजिए कि आप दूसरे कौन सा कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। देखिए, कंपनी के ऊपर एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूं, आप देख सकते हैं प्रोडक्ट वाइज एसएमई एनालिसिस। तो एसएमई मतलब माइक्रो फाइनेंस, यहाँ पे ही कंपनी का दिक्कत हो चुकी है, जो मैंने पहले पहले आपको बताया था। देखिए, यहाँ तक तो मतलब मॉर्गेज लोन ठीक ठाक है, व्हीकल्स लोन ठीक ठाक है, एसएमई मतलब एमएसएमई वो भी ठीक ठाक है, स्टेबल है। और देखिए, कस्टमर ड्यूरेबल्स वो भी ठीक ठाक है, क्रेडिट कार्ड्स वो भी ठीक ठाक है, साथ ही साथ पर्सनल लोन्स वो भी ठीक ठाक है। दिक्कत एक्चुअली बैंक में यहाँ पे हुआ, जो इस बार प्रॉफिट कम हो गया ना, वो मेनली माइक्रो फाइनेंस। मैंने आपको बताया कि माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटे छोटे मतलब ग्रुप को लोन देना, गांव गांव में जाकर लोन देना, वहां पे ही कंपनी का दिक्कत आ गया। आप खुद देख सकते हैं जो माइक्रो फाइनेंस का जो देखिए मतलब यहाँ पे देखिए इतना बड़ा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया। मतलब क्या है, एनपीए कई हद तक बढ़ चुके हैं। मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी पहले जितना था उस स्टेबिलिटी नहीं हो चुके हैं। आज मतलब इंक्रीज बहुत ज्यादा हो चुके हैं यहाँ पे एनपीए का। तो यही एक खतरा बन चुका है, जिसके कारण कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है वो यहाँ पे घट चुके हैं। अभी रिसेंटली जो रिजल्ट आया इस कंपनी का सितंबर क्वार्टर्स का, उसका मैं एनपीए भी आपको दिखाता हूँ और प्रोविजन भी दिखाता हूँ। देखिए, प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर प्रोविजन बढ़ चुके हैं तो कंपनी के ऊपर खतरा है। देखिए, खुद ही देख लीजिए, पिछले साल में 52,000 था, इस बार कितना हो गया 1,73,000, मतलब सीधा सीधा 3 गुना हो चुके हैं। और पिछले क्वार्टर्स के तुलना से भी डबल हो चुके हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे प्रोविजन बहुत बढ़ चुके हैं। उसी तरीके से अगर एनपीए को देखेंगे तो एनपीए कितना बड़ा है, चलो वो भी देख लेते हैं। अगर मैं नेट एनपीए के बारे में बात करूं तो ध्यान से देखना, पिछले साल में कितना था 0.68, और पिछले क्वार्टर्स में 0.59, और इस बार कितना है 4.48। मतलब एनपीए में कंपनी खुद को स्टेबल रखा है, मगर प्रोविजन को वो कम नहीं कर पाए। क्योंकि मैं अभी आपको सारे पॉइंट्स दिखा चुका हूँ। तो कंपनीज के ऊपर बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी एक चीज को और भी नोटिस करना होगा, कंपनीज के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो मैं आपको यहाँ भी दिखा चुका हूँ, साल भर के डेटा दिखा दूं तो देखिए कंपनी के स्टेबिलिटी, जो सेल्स था, सेल्स तो ठीक ठाक है, मगर प्रॉफिट में दिक्कत आ चुका है। जो पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत तगड़ा प्रॉफिट हुआ करता था, और इसीलिए कंपनी का हालत यहाँ पे बिगड़ चुके हैं। और जो 25-30% का करेक्शन है वो इसी कारण के वजह से हुआ है। तो कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट को बात करूं तो कंपनी का बैलेंस शीट रिजर्व बहुत स्ट्रांग है, बोरिंग्स भी बहुत तगड़ा कर्जा कंपनी लेते चले जा रहे हैं, और उसके अगेंस्ट में कंपनी लोन भी दे रहे हैं और अच्छा खासा फायदा भी कमा रहा है। अभी एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, देखिए लोग सोच रहे हैं कि कंपनी बेकार हो चुके हैं, कंपनी के ऊपर सारे लोग माल बेचकर भाग रहे हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं, सिर्फ प्रोमोटर ने माल बेचा। तो बैंकिंग सेक्टर में तो प्रोमोटर जीरो होना ये आम बात है। बहुत सारे बैंक आप देख लेना, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आईसीआईसीआई बैंक का प्रोमोटर जीरो है, आप जाकर चेकआउट कर लेना। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए ऐसे दो कौन सा बैंक है जिसका प्रोमोटर जीरो है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स करके बताना। और आप देख सकते हैं एफआईएस ने क्या किया, क्वांटिटी को एडिंग किया, और डीएस ने भी क्वांटिटी को एडिंग किया। जो प्रोमोटर ने बेचा वही क्वांटिटी को एडिंग किया, और सबसे ज्यादा पब्लिक ने माल उठाया। क्योंकि पब्लिक को इस तरीके से कंपनी अच्छा इसीलिए लगता है क्योंकि इसका प्राइस 66 रुपीज है। देखिए, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अब 66 है, आप जब वीडियो देखेंगे शायद चेंज हो सकते हैं। वो मेरे प्राइस डज नॉट मैटर फॉर मी। मैं सिर्फ कंपनी का वैल्यूएशन, कंपनी के परफॉर्मेंस देखता हूँ। मुझे वैल्यूएशन बहुत हाई लगा क्योंकि इंडस्ट्री पी रेशियो 10 है और कंपनी का पी रेशियो 21 है, तो यहाँ पे करेक्शन तो होना ही था। तो बाकी चलो चार्ट को देख लेते हैं। चार्ट के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, फिर भी इसके बीच में एक मुझे ट्रेड्स भी मिला है, जो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बने। मैं थोड़ा सा वन डे पैटर्न्स के हिसाब से बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैं स्ट्रेटेजीज को वन डे पैटर्न के हिसाब से लिया था। तो एक बार मैं इसको सारी चीजों को आपके साथ डीपली शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए कंपनीज के ऊपर अगर मैं डेटा पॉइंट्स को बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के ऊपर क्या बना था। एक लंबा सा यहाँ पे एक टॉप बने, यहाँ पे एक टॉप बने, और यहाँ पे एक टॉप बने। तीन टॉप को मैंने कनेक्ट किया एक लाइन से। उसके बाद यहाँ पे जो लंबा सा डाउन साइड था इसको मैंने कप बनाया, मतलब डाउन साइड तक यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे मैंने एक कप क्रिएट किया। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक हैंडल बना, क्योंकि कप के ऊपर ही यहाँ पे हैंडल का लो था। तो कप के बाद हैंडल बने, यहाँ पे कप बने, यहाँ पे हैंडल बने, और फाइनली मुझे चाहिए था ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट भी हुआ, और उसके बाद ऊपर भी गया था। जो मेरा टारगेट था वो कुछ लेवल्स लेकर मैं चल रहा था करीबन 120 के आसपास। तो अभी भी मेरा टारगेट वही पे ही है, मगर हुआ कुछ ऐसा, कंपनी क्या किया, धीरे धीरे करके नीचे आया और वही लेवल में आ चुके हैं जो लेवल में यहाँ पे इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। साथ ही साथ और एक पॉइंट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
आरएसआई स्ट्रेटेजीज में भी मुझे देखने को मिला, आरएसआई स्ट्रेटेजीज भी नीचे आ चुके हैं, आरएसआई भी 30 के नीचे आया, उसी टाइम में यहाँ पे भी लो हुआ था। इसका मतलब यहाँ से बाउंस बैक करने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। फिर भी मैं कहूँगा आज मार्केट का हालत बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, तो बैंक सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है। तो कब बैंक भागेंगे, कब ये बैंक रिकवरी करेगा, इसका कोई भी गारंटी नहीं है। मतलब ऐसे कोई गारंटी नहीं है कि 1 मंथ के अंदर होगा कि 1 साल के अंदर होगा। तो मैं एक बड़ा टारगेट लेके चल रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मैं जिस तरीके से इस कंपनी को टारगेट लेके चल रहा हूँ ओवरऑल, अगर मेरे एंट्री पॉइंट से अगर मैं टॉप तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 70% के आसपास मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। बाकी इस टारगेट को आपको नहीं दे रहा हूँ, मेरा खुद का टारगेट है, मेरा खुद का रिस्क की ट्रेड है। तो प्लीज आप इस स्टॉक के ऊपर रिस्क लेने से पहले एक बार आपके एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मेरा काम था आपको सारी चीज समझाना, आपका काम है समझ कर सीख कर काम करना। अगर वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।